नमस्कार दोस्तों। तो ये जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज नंबर 8 है और इसमें पर्यावरण और उससे संबंधित प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो एक साइड घास का मैदान है और दूसरे साइड देश या फिर संबंधित महाद्वीप हैं। तो प्रेरीज के सामने लिखा हुआ है दक्षिणी अमेरिका, जबकि ये गलत है क्योंकि प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, इसलिए एक गलत हो गया। और आंसर तो इसी से निकल जाएगा क्योंकि एक गलत हो गया तो एक तो नहीं होगा, तो बी सी डी तीनों एलिमिनेट हो जाता है। तो केवल 3 इसका आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या है इसमें, मतलब सही और क्या है और गलत क्या है। तो प्रेरीज दरअसल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया जाता है। और स्टेपीज घास का मैदान जो कि सही लिखा हुआ है यूरोप या फिर मध्य एशिया में पाया जाता है, तो यूरोप में भी और मध्य एशिया में भी। तो तीसरा नंबर सही था। और बेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। बेल्ड या पोर्कलैंड ये सब जो घास का मैदान है ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की बात करें तो सवाना घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ और घास के मैदान हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है, ब्राज़ील में कैंपोस घास का मैदान पाया जाता है, गुयाना में लैनोस घास का मैदान पाया जाता है। तो ये सब सारी बातें जब जब आया घास का मैदान संबंधित मैं रिपीट करता रहूँगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पारिस्थितिकी पिरामिडों में कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया है। लेकिन कुछ फैक्ट मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, मैं पढ़ देता हूं। जैसे पहला फैक्ट यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता है, तो एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा, ऊर्जा से संबंधित दूसरी बात यह है कि उत्पादन स्तर पर ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है सबसे ज़्यादा कौन से स्तर पर ऊर्जा होती है, तो उत्पादन स्तर पर। दूसरा फैक्ट यह है कि प्रत्येक स्तर पर, मतलब पोषण के प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा का व्यय हो जाता है। और लिंडेमान का 10% नियम भी हमने ऊर्जा से संबंधित पढ़ा था, जिसमें यह पढ़ा था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र और मात्र 10% ही ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। एक तरीके से 90% व्यय हो जाता है उसी पोषण स्तर पर। तो ये लिंडेमान के 10% के नियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पौधों की किन क्रियाओं पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है, श्वसन दर पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है, बाष्पोत्सर्जन पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है और बीजों के अंकुरन पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है। अच्छा, कुछ जुड़े हुए बात पढ़ लेते हैं। जैसे हमने दृष्टि वाले टेस्ट सीरीज में पढ़ा था। अच्छा, मैं बोल देता हूँ, दृष्टि का जो पर्यावरण का टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी अपलोडेड है और अभी जीएस वर्ल्ड का भी हो जाएगा और शायद ध्येय आईएएस का भी अपलोडेड है। तो अब देख लीजिएगा, 450 प्रश्न इसमें भी हो जाएगा। तो बाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन 2 शब्द होते हैं। उसमें हमने देखा था कि बाष्पीकरण जो होता है किसी भी सतह से हो सकता है और किसी भी समय हो सकता है, जबकि बाष्पोत्सर्जन सिर्फ और सिर्फ पत्तियों की सतह से हो सकता है। और मतलब पत्तियों की सतह से जो पानी उत्सर्जन होता है वही होता है बाष्पोत्सर्जन, और दिन में सनलाइट की उपस्थिति में ही बाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये दोनों में अंतर है। अच्छा, 1-2 फैक्ट और है। जैसे श्वसन पर एक फैक्ट ये है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक और उसके बाद श्वसन दर घटती है। तो सबसे ज़्यादा पौधों में श्वसन दर 30 डिग्री सेल्सियस पर होगी और उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो घट जाएगा। प्रकाश संश्लेषण संबंधित एक फैक्ट ये है कि पृथ्वी तक पहुँचने वाली 1% सनलाइट का यूज ही प्रकाश संश्लेषण में होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस में होता है। और एक और फैक्ट लास्ट में है बीजों के अंकुरन से संबंधित कि एक निश्चित तापमान की नीड होती है किसी भी बीजों के अंकुरन के लिए। तो ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट, यह संस्तर उपजाऊ होता है, इसमें पौधों की जड़ें फैली रहती है, इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है तथा इसकी मिट्टी ढीली रहती है। इसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय एवं जीवधारियों की क्रियाओं द्वारा होता है। उपर्युक्त गुण मृदा परिच्छेदिका के निम्नलिखित में से किस संस्तर के संबंध में है। तो ये दरअसल संस्तर ए के संबंध में है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखना है कि संस्तर डी जो होता है ABCD, तो डी वाले के बारे में बोल रहा हूँ कि डी वाले में ना कोई जैविक क्रिया होती है और ना ही पौधों की जड़ें होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही नहीं है सिर्फ उसकी पहचान करना है। तो सही वाला पहले देख लेते हैं। जैसे गामा विविधता जो होता है वो किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध की बात करता है। तो विकल्प मतलब 3 वाला सही है, तो 1 और 2 जिसमें होगा वही आंसर होगा, और 1 और 2 सिर्फ बी में है तो 20 का आंसर हो गया। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कैसे आंसर आया। अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता, 3 तरह की विविधता होती है, जैव विविधता होती है। तो अल्फा विविधता में हम क्या देखते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या जो होती है वो अल्फा विविधता होती है। कुल संख्या अंडरलाइन वाले शब्द हैं। बीटा विविधता
तो किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता जो होती है उसको बीटा विविधता बोलते हैं। तो मैं फिर से तुलना कर देता हूँ। बीटा विविधता में हम संरचनात्मक विविधता की बात करते हैं और अल्फा विविधता में प्रजातियों की कुल संख्या के बारे में बात करते हैं। और गामा विविधता में क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध की हम बात करते हैं। तो अंतः संबंध गामा विविधता, ऐसे शॉर्ट शब्द याद रखना चाहिए। गामा विविधता अंतः संबंध की बात करता है, बीटा विविधता ये संरचनात्मक विविधता की बात करता है और अल्फा विविधता दरअसल कुल संख्या की बात करता है। तो इसलिए आंसर तो पहले ही मैं बता दिया था। अच्छा, जैव विविधता सबसे याद आया। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1985 ईस्वी में डब्ल्यू जे रोजन ने किया था और 3 साल बाद यानी 1988 में हॉट स्पॉट जैसे शब्दों का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था। तो ये जुड़े हुए फैक्ट थे। 6 नंबर में है कथन और कारण। कथन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है निम्न अक्षांशों में अवस्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है और जो कि निम्न अक्षांशों में अवस्थित होता है, यानी कि एक तरीके से इक्वेटर के आसपास। अच्छा, कारण क्या है? उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो कारण कथन सही होने के साथ व्याख्या भी करता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक। दूसरा, वृक्ष अधिक लंबे व सघन नहीं। तीसरा, साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, महुआ आदि वृक्ष। चौथा, वनों का विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में। तो ये दरअसल किसके बारे में बोल रहा है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा होती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन में होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर से आंसर विकल्प बी निकल जाता है। और जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन होते हैं वो गर्मी से शुरू कर देते हैं पर्णपात करना, मतलब पत्तों को गिराना। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, 200 से ऊपर वर्षा होता तो कौन सा होता है? वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होता है और 100 से 200 के बीच में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन होता है। नेक्स्ट, आइची लक्ष्य का संबंध मुख्यतः है। तो आइची लक्ष्य का संबंध मुख्य रूप से जैव विविधता के संरक्षण से है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। तो 2011 से 20 के लिए 10 वर्षीय रणनीति। अच्छा, ये कुछ जो जुड़े हुए पॉइंट है मैं उसको बोल देता हूँ पहले। तो ये तो इसका आंसर बी हो ही गया। अब आइची लक्ष्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइची लक्ष्य में कुछ लक्ष्यों की संख्या 20 है, निश्चित की गई थी। अच्छा, उसके बाद 2011 से 20 के लिए 10 वर्षीय रणनीति अपनाया गया था जैव विविधता के संरक्षण के लिए आइची लक्ष्य के तहत, और लक्ष्यों की संख्या 20 थी। तो 2 फैक्ट हो गया। तीसरा ये कि चूंकि जैव विविधता की बात कर रहे हैं तो अभी तो वैसे हमने पढ़ ही लिया था कि जैव विविधता शब्द को 1985 में डब्ल्यू जे रोजन ने प्रयोग किया था सबसे पहली बार, और 3 वर्ष बाद हॉट स्पॉट जैसे शब्दों को नॉर्मन मायर्स ने प्रयोग किया था। एक शब्द और आता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित जो संधि या प्रोटोकॉल है वो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है जो 2000 में पेरिस में ये अपनाया गया, और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल ये दोनों जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। तो विकल्प बी 1 और 2 यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ऑक्सीजन ये ओजोन से संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित, ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन की जब हम बात कर रहे हैं तो 16 सितंबर हमें याद आना चाहिए, क्योंकि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और ओजोन का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ये दिवस वाला क्वेश्चन कई बार 2-3 बार शायद पूछा है प्रीवियस ईयर्स में। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर्स नहीं देखा है पर्यावरण का तो रिस्क मत लीजिए और आप देख लीजिएगा, अपलोडेड है सारा 20 तक 2012 से, एक साल के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मीथेन गैस उत्सर्जन के स्रोत हैं। तो दरअसल धान के खेत हों, कोयले की खदानें और घरेलू पशु, ये तीनों मीथेन उत्सर्जन के स्रोत होते हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, ये जो तीनों है, धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु, ये तीनों मानवीय स्रोत हैं। ध्यान रखना है, प्राकृतिक और मानवीय दोनों स्रोत होते हैं मीथेन गैस के उत्सर्जन के। और मीथेन का रासायनिक फार्मूला CH4 होता है। अच्छा, प्राकृतिक मीथेन गैस के उत्सर्जन के कई स्रोत होते हैं, 1-2 उदाहरण याद आ रहा है आपको? जैसे आर्द्र भूमि, समुद्र, ये सब प्राकृतिक स्रोत होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। तो जैव विविधता का संरक्षण बाह्य स्थानीय भी होता है और अंतः स्थानीय भी होता है, यानी इन सीटू और एक्स सीटू। तो पूछ रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण में शामिल कौन कौन सा है? तो बाह्य ये बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर और जीन बैंक, ये चारों जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। और इसके अलावा जंतु उद्यान या फिर वृक्ष उद्यान, ये सब भी बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग का तात्पर्य है कि
जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा निम्न है। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर बी और डी यानी कि उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा निम्न हो गई। दूसरा, जल जितना अधिक प्रदूषित होगा उसकी ऑक्सीजन मांग उतनी ही अधिक होगी। तो दोनों ये सही है कथन, तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कुछ चीज़ें और है, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा कि जल जितना अधिक प्रदूषित होगा उसकी ऑक्सीजन मांग उतनी ही अधिक हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रदूषित पदार्थों के विघटन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा अधिक चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। लगातार 1997 से यानी 1997 से 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। दूसरा, आर्द्र भूमियों को जैव विविधता और व्यापक खाद्य श्रृंखला के कारण जैविक सुपरमार्केट कहा जाता है। तो दूसरा कथन भी सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, आर्द्र भूमि की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्द्र भूमि के बारे में एक फैक्ट है कि जल एवं स्थल के मध्य संक्रमण क्षेत्र जो होता है दरअसल उसी को ही हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को 1997 से लगातार मनाया जा रहा है। अच्छा, रामसर सम्मेलन तो पता ही होगा 1971 का। तो रामसर सम्मेलन का संबंध भी आर्द्र भूमियों से है और एकमात्र विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरणीय संधि भी है रामसर सम्मेलन। तो ये भी बात ध्यान रखना, एकमात्र शब्द से जुड़ा हुआ है। लागू कब से हुआ है रामसर कन्वेंशन? तो 1975 से हुआ है और भारत दरअसल संस्थापक सदस्य इसमें नहीं है। तो भारत कब शामिल हुआ? 1975 में तो बेशक नहीं शामिल हुआ होगा, तो 1982 में शामिल हुआ है भारत सदस्य के रूप में। तो इतना ही बात है इसमें। अच्छा, एक पॉइंट और है, नहीं दूसरे में, ये नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक है। तो उपलब्ध विकल्पों में से अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड और डीडीटी ये तीनों दरअसल प्राथमिक प्रदूषक हैं, जबकि ओजोन और सल्फ्यूरिक अम्ल ये प्राथमिक नहीं द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। तो 1, 2, 3 विकल्प बी में है, यही इसका आंसर है। अब सवाल है प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं? तो जो अपने मूल रूप में ही रह करके प्रदूषण फैलाता है वातावरण में या पारिस्थितिकी तंत्र में, उसे ही हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि डीडीटी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या फिर पार्टिकुलेट मैटर हो गया। तो ये अपने मूल रूप में ही रह करके पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जबकि ओजोन और सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में ये साबित नहीं हो, मतलब ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, क्योंकि ये द्वितीय प्रदूषक भी है इसलिए। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के अगर उत्सर्जन होगा तो अम्लीय वर्षा होगी, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक बात और इसमें है कि अगर वर्षण हो रहा है उसका पीएच मान 5.6 यानी कि 5.6 से अगर कम होता है तो उसी वर्षा को हम एसिडिक रेन या कि अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात ये कि वायुमंडलीय नमी से रिएक्शन करता है ये ऑक्साइड जो होता है, किसका ऑक्साइड? नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड। तो यही दरअसल रिएक्शन करता है वायुमंडलीय नमी से और फिर वो जो वर्षण होता है वो 5.6 पीएच मान से कम हो जाता है, जो कि एसिडिक रेन के बारे में कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन का कारण है? तो प्रवाल विरंजन का कारण वैश्विक तापन भी है, अल्नीनो भी है, समुद्री लवणता में वृद्धि भी है और अवसादीकरण भी है। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों हो गया, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। अब प्रवाल विरंजन के बारे में कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं। जैसे लिखा हुआ है कि प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जूजेंथेली शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं तो उसे ही प्रवाल का विरंजन यानी प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो बस ये पॉइंट था। नेक्स्ट 17, एक उत्तर पश्चिमी हवा सहारा क्षेत्र से गिनी की खाड़ी की ओर बहती है। तो गिनी की खाड़ी जो है इमेजिन कर लीजिए और सहारा क्षेत्र, सहारा मरुस्थल याद कर लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी मरुस्थल है। तो एक उत्तर पश्चिमी हवा सहारा क्षेत्र से गिनी की खाड़ी की ओर बहती है। स्थानीय लोग इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं। उसका नाम है तो हर्मेटन हवा जो है इसी को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, खमसीन जो है ये मिस्र की हवा, स्थानीय हवा है। और सिरक्को ये सहारा मरुस्थल से दक्षिणी इटली तक मतलब चलती है। और मिस्ट्रल के बारे में, मिस्ट्रल दरअसल फ्रांस की एक ठंडी शुष्क हवा है, तो इसलिए ये सारा विकल्प के बारे में मैंने यहाँ पर नोट कर लिया था, आपको बता दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन विश्व में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण शंकुधारी वन विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, विश्व में सबसे ज़्यादा वन का जो प्रकार है जो पाया जाने वाला है वो समशीतोष्ण शंकुधारी वन का प्रकार है। नेक्स्ट, चीन तुल्य जलवायु की विशेषताएं हैं। तो यह महाद्वीप के पूर्वी सीमांत पर पाई जाती है। बिल्कुल सही है, चीन तुल्य जलवायु महाद्वीप के पूर्वी सीमांत पर पाया जाता है। लगभग
30 से 45 डिग्री के मध्य अक्षांश पर। नेक्स्ट, यह शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है, तो ये भी सही है, यह शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। शीत और उष्ण दोनों के बीच का जो है पार्ट उसी कटिबंध में पाया जाता है। लास्ट, सर्द तथा गर्म ऋतु दोनों में वर्षा होती है, तो हाँ, ये जो चीन तुल जलवायु होता है उसमें सर्दी और गर्मी दोनों में वर्षा होती है। तो तीनों सही हो गया, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, एक आवास में कई निके हो सकते हैं, तो एक आवास में कई निके हो सकता है, ये बात सही है। लेकिन दूसरा कथन क्या लिख रहा है, एक नीके में कई प्रजातियां एक साथ रह सकती है, नहीं, तो फिर वो नीके क्यों कहलाएगा। नीके या निकेत भी कभी कभी कहते हैं, तो एक निकेत में एक ही प्रजाति जीवित रहने के लिए होती है, मतलब वही रह सकती है। जिन जैविक, अच्छा इसमें फिर क्या लिखा हुआ है, मैंने नोट करके रखा है कि एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक व रासायनिक कारकों की जरूरत होती है वो एक निकेत में होता है। अच्छा, प्रत्येक जाति का एक अपना स्पेशल निके होता है और कोई भी दो जातियां एक निके में नहीं रह सकती है, इसलिए प्रजाति संरक्षण की जानकारी के लिए हमें निके की जानकारी लेना आवश्यक होता है। तो ये सारे 4-5 पॉइंट मैंने लिख के रखे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र है, तो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम समझौता संबंधित है, तो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है ये और स्टॉकहोम समझौता। जब पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं तो 5 जून याद आना चाहिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लगातार 1972 से मनाया जा रहा है। अच्छा, अभी हमने देखा था कि 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में कोर प्रभाव यानी ईज इफेक्ट की विशेषताएं हैं, तो दो पारितंत्र का आपस में मिलना ये ईज इफेक्ट की पहली विशेषता है। दूसरा, विशाल जैव विविधता होता है कोर प्रभाव में, तो ये भी सही है। विशिष्ट प्रजातियां होती है, तो ये भी सही है। तीनों सही हो गया, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, 1985 में डब्ल्यू जी रोजन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, ये कई बार मैं बोल चुका हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अकार्बनिक कारक हैं, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में 2 तरह के कारक होते हैं, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। तो अकार्बनिक के बारे में पूछ रहा है, तो मृदा, जल और खनिज ये तीनों दरअसल उपलब्ध विकल्प में से अकार्बनिक कारक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। हालांकि इसके अलावा गैस और चट्टान भी अकार्बनिक कारक ही होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। तो 1, 2, 3 तो विकल्प बी में था, ये आंसर हो गया। और जो अन्य विकल्प था तापमान और कार्बोहाइड्रेट, या फिर आर्द्रता को ले लीजिए, प्रकाश को ले लीजिए, प्रोटीन और वसा को ले लीजिए, तो ये सब दरअसल अकार्बनिक कारक नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, तापमान, आर्द्रता और प्रकाश भौतिक कारक होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये कार्बनिक कारक होता है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में भौतिक कारक भी होते हैं और कार्बनिक कारक भी होते हैं, अकार्बनिक कारक भी होते हैं। नेक्स्ट, अनूप एवं कक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन लिखा हुआ, अनूप ऐसी आर्द्रभूमि है जिसमें वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, जबकि कक्ष में वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। अनूप ऐसा आर्द्रभूमि होता है जिसमें वृक्ष पाया जाता है, जबकि कक्ष में वृक्ष नहीं पाया जाता है, तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा, इस दोनों आर्द्रभूमियों में उच्च उत्पादकता पाई जाती है, बिकॉज बहते हुए जल से, तो ये बिल्कुल सही है, उच्च उत्पादकता पाया जाता है दोनों आर्द्रभूमि में। आर्द्रभूमि का ही प्रकार है अनूप और कक्ष। तीसरा, कक्ष अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, कक्ष जो होता है वो अनूप की अपेक्षा एक स्थिर पानी से संबंधित होता है। तो 2 और 3 सही है विकल्प बी में, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, आर्द्रभूमि के बारे में बात कर रहे थे, याद तो होगा ही आपको कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। नेक्स्ट, शैवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है इसमें, पहले पढ़ते हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि शैवाल उत्पादक होता है यानी स्वपोषी होता है। दूसरा, ये केवल एक कोशिकीय होते हैं, जी नहीं, एक कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, लेकिन पौधों के समान इसमें जड़ या पत्तियां नहीं होती है, ये बात अलग है, लेकिन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है। तीसरा, शैवाल नाइट्रोजन को स्थिर कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, तो ये बात भी सही है कि शैवाल जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो और नाइट्रोजन कहाँ से लेता है शैवाल, ये वायु से लेता है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर था। 27, बायोमास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, सकल शुष्क भार को बायोमास कहते हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है, बायोमास के अंतर्गत केवल पौधों के शुष्क भार को सम्मिलित किया जाता है, तो बायोमास के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया जाता है, केवल पौधों, तो केवल पौधों नहीं, उसमें जंतुओं के भी शुष्क भार शामिल होते हैं, तो इसलिए दूसरा नंबर गलत हो गया, सिर्फ पहला नंबर सही हुआ, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच समझौता है। तो बिल्कुल सही है साइट्स के बारे में ये कथन। दूसरा, भारत इसका 25वां सदस्य 1976 में बना। तो ये बिल्कुल ये भी कथन सही है कि साइट्स का भारत 25वां सदस्य बना था और कब, 1976 में बना था। तीसरा कथन लिखा हुआ है, इसके परिशिष्ट 2 में लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं। जी नहीं, परिशिष्ट 1 में लुप्तप्राय जो प्रजाति होती है वो शामिल होती है, तो इसलिए तीसरा गलत हो गया और विकल्प ए इसका सही आंसर है। दरअसल 3 प्रशिष्टि होती है, प्रशिष्टि 1, प्रशिष्टि 2, प्रशिष्टि 3। ठीक है। अच्छा, साइट्स कब से लागू है? 1 जुलाई 1975 से लागू है साइट्स और इसके 183 सदस्य हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। तो ये बात सही नहीं है। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण में अच्छा, सही जो नहीं है सो पूछ रहा है, तो ये बात सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो कथन है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। तो ये बात सही है। अनुक्रमण होगा तो जैविक और अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होंगे। दूसरा लिखा हुआ है जो दरअसल असत्य है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण जलीय तंत्रों में नहीं होता है। क्यों नहीं होगा भाई? जलीय तंत्र में तो तालाब, लेक्स, ये सब उदाहरण है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण वहाँ पर भी होता है। तो इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका बी यानी केवल 2 ही जो है वो सही नहीं है और वही पूछ रहा था, सही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने नोट कर रखा है इसका परिभाषा शायद। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उसका स्थान ले लेते हैं, उसे ही दरअसल पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहा जाता है। तो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण जलीय तंत्रों में भी होता है, तो ये बात याद रखना है, यहाँ पर लिखा नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो एक साइड लिखा हुआ अन्योन्य क्रिया के प्रकार और दूसरे साइड प्रभाव लिखा हुआ है, तो इसमें तो लगता है सारा सुमेलित ही है। तो लिखा हुआ परजीविता, तो एक प्रजाति को लाभ और दूसरी प्रजाति को हानि होती है, तो इसको परजीविता कहते हैं, ये इसका प्रभाव होता है। सहभोजिता, एक प्रजाति को लाभ और दूसरी प्रजाति अप्रभावित होती है, तो उसको सहभोजिता कहते हैं। जबकि सहजीविता क्या होता है? दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती है, जैसे कि लाइकेन। तो ये तीनों सही है और है क्या? नहीं, बस ये तीनों था, तो 1 2 3 विकल्प डी में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, आर्किड यानी ऑर्चिड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, दुनिया में फूल देने वाले पौधों का सबसे बड़ा समूह है ये। तो ये बात सही है आर्किड यानी ऑर्चिड्स के बारे में कि फूल देने वाला दुनिया में पौधों का सबसे बड़ा समूह है। दूसरा, आर्किड की प्रजातियां भारत में नहीं पाई जाती है। भारत में तो 1500 प्रजातियां ऑर्चिड्स की पाई जाती है, नहीं कैसे पाई जाएगी? तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, ये अत्यंत ठंडे या अत्यंत गर्म पारितंत्र में नहीं पाए जाते हैं। तो हाँ, ये सही है, मॉडरेटेड टेम्परेचर चाहिए होता है ऑर्चिड्स के लिए, ना ही अत्यंत ठंडा और ना ही अत्यंत गर्म। तो इसलिए विकल्प 3 भी सही है, तो 1 और 3 सही हो गया, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा, जो ऑर्चिड्स है, तो ऑर्चिड्स की प्रजाति दुनिया भर में ज्ञात प्रजातियों की संख्या 18,000 से अधिक है और 18,000 में से 1500 प्रजातियां तो केवल और केवल भारत में ही पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुक्रमों को पारितंत्रों की बढ़ती उत्पादकता के क्रम में सजाइए। तो महासागर, उससे ज़्यादा उत्पादकता होती है झील में, फिर घास स्थल में और फिर मैंग्रोव में। तो ये उत्पादकता के क्रम है, बढ़ती उत्पादकता के क्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे भी, जैसे पीचर प्लांट के बारे में याद आ रहा होगा, ये क्या होते हैं? एक तरह से कीट भक्षी पौधे होते हैं। और कीट का भक्षण क्यों करते हैं ये सब पीचर प्लांट? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है और उसी को भक्षण करके कीटों का और नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखा था कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अच्छा, 1 2 फैक्ट और है, जैसे पौधे कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित करते हैं? तो पौधे जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित करता है, जबकि जंतु कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। और नाइट्रोजन पौधा जो होता है वो, मतलब पौधा जो नाइट्रोजन लेता है वो नाइट्रेट के रूप में लेता है। तो यही बात, पौधा से 2 चीज़ हो गया, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के रूप में संचित करता है पौधा, और नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेता है पौधा। जबकि अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें जंतुओं के बारे में, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियाँ पानी या दलदली क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसमें जो उपलब्ध विकल्प है सारे जो हैं, स्टार्क, सारस, स्पूनबिल, हेरन, पोलिकन, ये सारे क्या हैं? सारे प्रजाति
प्रजातियाँ पानी या दलदली क्षेत्रों से संबंधित हैं, तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा अच्छा, ये सब सारे हैं क्या? दरअसल स्टार्क, सारस, स्पूनबिल। तो सारस से तो कम से कम समझ में आ ही रहा होगा कि आकर्षक बड़े पक्षियों की प्रजाति को ही ये का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आकर्षक भी हैं और बड़े पक्षियों की प्रजाति हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, प्रोजेक्ट टाइगर को भारत सरकार ने WWF इंटरनेशनल के सहयोग से 1973 में आरंभ किया, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, यह ऐसी पहली परियोजना है जिसका लक्ष्य इस प्रमुख प्रजाति और इसके सभी आवासों की सुरक्षा करता है, तो दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। जब प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे हैं तो 29 जुलाई याद आना चाहिए, क्योंकि 29 जुलाई को ही हम टाइगर दिवस मनाते हैं, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और जब दिवस की बात आ रहा है तो 16 दिसंबर ओजोन दिवस फिर से रिकॉल कर लेते हैं, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये भी रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा, भारत में टाइगर की संख्या कितनी है? 2967, 2967, यानी कि 3000 में कुल मिलाकर के 33 कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर की बात पूछे तो MP में है, उसके बाद कर्नाटका में टाइगर है। अच्छा, यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी में कितना टाइगर की संख्या है? 173, और पूरे राज्यों की सूची में 5वां स्थान है टाइगर रखने के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन के क्रियान्वयन में वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने, महासागरीय संसाधनों के संरक्षण इत्यादि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रथम संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो न्यूयॉर्क में 2017 में किया गया था, और उसका शीर्षक था हमारा महासागर हमारा भविष्य। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो पेयजल प्रदूषण के लिए फ्लोराइड भी उत्तरदायी है, जिंक भी, क्रोमियम भी, यूरेनियम भी और कैडमियम भी। तो ये 1 2 3 4 5 सब है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्थ्रोपोडा प्रजातियों की संख्या पृथ्वी पर सबसे अधिक है, एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा, कीट आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, हाँ कीट आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, और आर्थ्रोपोडा प्रजातियों की संख्या पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए विकल्प सी 1 और 2 दोनों हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हॉट स्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को हॉट स्पॉट की संज्ञा प्रदान की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को हॉट स्पॉट्स के रूप में चिन्हित किया गया है, तो ये दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अच्छा, हॉट स्पॉट से याद आया, ये हॉट स्पॉट, अच्छा ये हॉट स्पॉट नहीं दरअसल हॉप स्पॉट है। ठीक है, ये मैं बार बार हॉट स्पॉट पढ़ दिया हूँ, ये दरअसल हॉप स्पॉट के बारे में बात कर रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये हॉप स्पॉट है, हॉप स्पॉट और हॉट स्पॉट में थोड़ा सा अंतर है। तो हॉप स्पॉट की कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार किसने दी थी? तो सिल्विया अर्ल ने दी थी हॉप स्पॉट की कॉन्सेप्ट। और हॉट स्पॉट के बारे में अगर बात करते हैं तो नॉर्मन मायर्स की बात करते हैं 1988। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो पहले सत्य वाले देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के पूर्व भारतीय संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 47 में पर्यावरण के बारे में प्रावधान था, तो ये बात सही है। दूसरा, अनुसूची 7 संघ एवं राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में स्पष्ट रूप से पर्यावरण संरक्षण का उपबंध है, तो हाँ बिल्कुल सही है। 11 में से जो 6ठा नंबर का उपबंध है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, तो ABC तो सही हो गया। पूछ रहा है असत्य, तो देखिए असत्य क्या हो गया, मूल अधिकारों में प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान है नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जरूर हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, ट्रैफिक संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से संबंध है ट्रैफिक संगठन का। ठीक है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, 1-2 फैक्ट मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, जैसे कि विश्वव्यापी वन्यजीव निगरानी नेटवर्क है ये एक तरह का ट्रैफिक, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैफिक, तो 2 पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर जाने से ऊर्जा का ह्रास होता है, तो ह्रास अगर पूछे तो 90%, और संचार कितना ऊर्जा का होता है, मतलब परिवर्तन ट्रांसपोर्टेशन कितना होता है ऊर्जा का, तो मात्र 10% होता है, लेकिन यहाँ पर ह्रास पूछा है, इसलिए विकल्प डी 90% हो जाएगा। लिंडेमान का 10% नियम याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और याद आ रहा है जो अभी हमने पढ़ा था, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो ये सब भी याद आना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित सागरीय जल के लवणों को सागरीय जल में उनकी लवणता के प्रतिशत के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा लवणता जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का होता है, तो 77.8% के आसपास। दूसरा में होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, 10.9% होता है, और तीसरे में आता है मैग्नीशियम सल्फेट का जो 4.7% सबसे कम उपलब्ध विकल्प में से कैल्शियम सल्फेट का होता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषुवतीय वन बायोम के संबंध में सत्य नहीं है? तो जो सत्य है सिर्फ उसको पहले देख लेते हैं। तो ए नंबर में लिखा है इसका सर्वाधिक विकास अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन तथा इंडो मलेशियन क्षेत्र में हुआ है। तो बिल्कुल सही है विषुवतीय वन के बारे में। दूसरा, भारत में इस बायोम का विस्तार पश्चिमी घाट तथा असम में मिलता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है विषुवतीय वन के बारे में। तीसरा, इस बायोम की प्राथमिकता उत्पादकता सबसे अधिक है। प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है इस बायोम का। किस बायोम का? विषुवतीय वन बायोम का। तो ये भी सही है, जबकि डी नंबर गलत है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ फैक्ट मैंने विषुवतीय वन के बारे में नोट कर रखे हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच जो है वही विषुवतीय वन बायोम पाया जाता है वहीं पर। 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण क्या है? ये अक्षांश है। अच्छा, वर्ष भर वर्षा उच्च होती है एक तरीके से। और आर्थिक दृष्टि से बात करें तो विषुवतीय वन के बारे में तो महोगनी, रोजवुड, आबुनास और रबड़, सिनकोना, नारियल ये सब सारे वृक्ष होते हैं। और जो डी नंबर गलत हुआ है इसीलिए गलत हुआ है कि उसमें गलत वृक्षों के नाम लिखे हुए हैं जो कि दरअसल विषुवतीय वन बायोम में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए डी गलत हुआ है। नेक्स्ट, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है, लक्षद्वीप में भी पाई जाती है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो विकल्प डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड संरक्षण अधिनियम है, दूसरे साइड प्रारंभ है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था, 1983 में नहीं। तो पहला तो गलत हो गया। पूछ भी क्या रहा है? वही पूछ रहा है सुमेलित जो नहीं है, तो पहला वाला तो होगा आंसर। तो जिसमें पहला वाला नहीं है वो छट जाएगा, विकल्प सी छट रहा है। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में आया है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो आया है ये 2010 में आया है, 2006 में नहीं। तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 3 ये गलत हो गया, सुमेलित नहीं है। तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा था कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ ये सारे फैक्ट्स को, सही बोल देना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में आया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया है। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स वाले जो 12 से 20 तक मैंने डिस्कस किया है तो मुझे याद आ रहा है ये एक बार नहीं कई बार आए हैं। आप जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा, एक अच्छा खासा समझ बनेगा। नेक्स्ट, जीव मंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया? तो जीव मंडल शब्द का व्यापक स्तर पर सबसे पहली बार प्रयोग अगर किसी ने किया है तो व्लादिमीर बर्नाडस्की ने किया है। ये रूस के हैं व्लादिमीर। तो व्लादिमीर बर्नाडस्की ने जीव मंडल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। अच्छा, और भी कई शब्दों को प्रथम बार मैंने मतलब रिवीजन किया है हमने। तो क्या किया? इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में सबसे पहले प्रयोग किया। इकोसिस्टम शब्द को एजी टांसले ने सबसे पहले प्रयोग किया 1936 में शायद। जैव विविधता शब्द को डब्ल्यू.जी. रोजन ने 1885 में किया है, 1985 में। और 3 साल बाद 1988 में हॉट स्पॉट जैसे शब्दों का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया है। एक और था बायोस्फीयर रिजर्व जो एडवर्ड सुएस ने किया है सबसे पहले प्रयोग। तो सारे को मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ 1972 में हुआ था। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं तो 5 जून आ जाना चाहिए याद। 1973 से लगातार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और वन्य जीव संरक्षण एक्ट भी पारित हुआ 1972 में। इसी के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया जो कि दरअसल एक परामर्शदात्री संस्था है। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर थे। नेक्स्ट, कीटभक्षी पौधे उस मृदा में उगते हैं जिसमें न्यूनतम होती है। तो नाइट्रोजन जिसमें न्यूनतम होती है उसी में कीटभक्षी पौधे उगते हैं। तो अच्छा, ये तभी तो वो कीट भक्षण करती है नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो नाइट्रेट के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट संचित रखते हैं पौधे किस रूप में? तो स्टार्च के रूप में रखते हैं। जबकि जंतु के बारे में अगर पूछे तो ग्लाइकोजन के रूप में वो संचित रखता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं बोल देता हूँ, देखिए आपने सब्सक्राइब तो जरूरी कर ही लिया है, समय समय पर आप लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। बस आपसे गुजारिश है शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, क्योंकि इससे ही लोगों तक जाएगा और ये सब्सक्राइबर की संख्या 1000 तक पहुँच पाएगी और उनको भी लाभ होगा। नेक्स्ट, जो मतलब लास्ट है इस वीडियो का, पौधे और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है। तो पौधे और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता ये उष्ण आर्द्र वर्षा वनों में मिलती है। तो इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। आपने वीडियो सुना इसके लिए दिल से थैंक यू।